चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 25 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। काफी दिनों के बाद हम फिर से फेस टू फेस मुलाकात कर रहे हैं, तो एंड तक सेशन को देखिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को, वहां से आप इसे कलेक्ट कीजिए। तब तक आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा सेशन, और पहला क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जून 2026 में नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई है। यह दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एग्जाम में आपको दर्रे से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब यहां पर बात की जा रही है नाथुला दर्रे की। अगर हम नाथुला दर्रे की बात करें तो यह दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी दर्रे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं क्वेश्चन के आने का, वो नाथुला दर्रे से ही होता है। यह देखने को मिलता है भारत के सिक्किम राज्य में। सिक्किम में, ये सिक्किम और तिब्बत जो कि वर्तमान में चीन की टेरिटरी है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। और नाथुला दर्रे से ही मानसरोवर यात्रा हर साल कंडक्ट की जाती है। हर साल यहीं से होकर मानसरोवर तीर्थयात्री जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर हम कैलाश मानसरोवर की बात करें तो यह वर्तमान में तिब्बत रीजन में देखने को मिलता है, जो कि चाइना का पार्ट है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म सभी के एक तीर्थ स्थल के रूप में देखा जाता है कैलाश मानसरोवर। हिंदू मान्यता में यह भगवान शिव से संबंधित एक पवित्र स्थल है। तो तीर्थयात्रियों का एक पहला जो जत्था है वो रवाना हुआ कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए, और सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर इसने हाल ही में चाइना में या तिब्बत में प्रवेश किया है। सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। इन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस जो जत्था है उसको रवाना किया था। 44 तीर्थयात्री यहां पर शामिल है, जो कि भारत के अलग अलग राज्यों से हैं। हर साल जून से लेकर सितंबर के बीच में कैलाश मानसरोवर यात्रा आयोजित की जाती है। वैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है ना, वो दो दर्रे से होकर गुजरती है। एक तो हमने डिस्कस कर लिया, नाथुला पास है ये, कहां पर? सिक्किम में। एक आता है लिपुलेख पास, और ये देखने को मिलता है भारत के उत्तराखंड राज्य में। तो एक हो गया नाथुला दर्रा सिक्किम में, और एक हो गया लिपुलेख पास, जो कि देखने को मिलेगा उत्तराखंड राज्य में। इन दोनों पास को याद रखिएगा, इन दोनों ही पास से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पहला नाथुला दर्रा, अगर इसकी ऊंचाई देखते हैं ना, पहली चीज तो कि ईस्ट सिक्किम में इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। 4310 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय का जो ईस्टर्न रीजन है, वहां पर सिक्किम राज्य में यह दर्रा देखने को मिलता है। सिक्किम को चाइना के तिब्बत से कनेक्ट करता है, और ईस्टर्न हिमालय में इसकी लोकेशन है। प्राचीन काल में सिल्क रूट के रूप में इस मार्ग का यूज किया जाता था। पहला यह हो गया। सेकेंड, लिपुलेख पास उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के पिथौरा डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। कुमाऊं रीजन यहां पर आता है हिमालय का। तो पिथौरा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड को ये चाइना के तिब्बत से कनेक्ट करता है। आपको पता है ये चाइना, नेपाल और इंडिया के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। हालांकि ये भारत के उत्तराखंड राज्य में है, लेकिन ये तीनों की एक प्राइम लोकेशन एक ट्राई जंक्शन पर देखने को मिलता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का यह भी एक महत्वपूर्ण रूट है। 1992 में चीन के साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए सबसे पहली बार इसको खोला गया था, और इसका यूज किया गया था। कब? 1992। समुद्र तल से 5334 मीटर की ऊंचाई पर लिपुलेख पास का हमें लोकेशन देखने को मिलती है। उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है। ग्रेट हिमालय का पार्ट है कुमाऊं रीजन में, या फिर इसे कुमाऊं हिमालय भी कहा जाता है, उत्तराखंड राज्य में जहां पर इसकी लोकेशन है। टाइम आउट मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 20 सबसे अच्छे आर्ट और कल्चर सिटीज की लिस्ट में 2026 में भारत के किस शहर को 18वें स्थान पर रखा गया है? तो टाइम आउट मैगजीन है, इसकी एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड की। इस जो लिस्ट का नाम है ना, ये है वर्ल्ड 20 बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर 2026 रिपोर्ट। इसमें आर्ट एंड कल्चर के मामले में भारत की वो सिटी जो कि टॉप 20 में शामिल है और 18वें नंबर पर रखी गई, ये है भारत की जयपुर सिटी। आंसर हो जाएगा आंसर बी।
जयपुर पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। अब लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में एक इंटरनेशनल मैगजीन है काफी फेमस, टाइम आउट। ये हर साल एक लिस्ट जारी करती है जिसका नाम है वर्ल्ड बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर। ऐसी सिटीज को इस लिस्ट में शामिल किया जाता है जो कि आर्ट जहां का बहुत ही फेमस हो, मतलब उसका जो हम संस्कृति देखें, जो कल्चर देखें, कला देखें, तो वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध होनी चाहिए और ग्लोबल लेवल पर उसकी काफी बोल सकते हैं कि प्रचलित होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड में। तो ये लिस्ट है, इसमें ग्लोबल रैंकिंग में राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, उसे 8वीं रैंक पर रखा गया है। टॉप 20 में शामिल होने वाला एकमात्र इंडियन शहर, एकमात्र इंडियन सिटी कौन सी है? जयपुर। ठीक है, इस लिस्ट में पहले नंबर पर है लंदन, सेकंड पर रखा गया है पेरिस को और थर्ड पर रखा गया है न्यूयॉर्क को। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर 2026 रिपोर्ट भारत के राजस्थान की कैपिटल जयपुर 18th रैंक पर रखी गई है, क्योंकि यहां पर जो कल्चरल हेरिटेज है, जो म्यूजियम है, जो आर्ट प्रोग्राम्स है, वो काफी फेमस है। और जो यहाँ की ब्लॉक पेंटिंग है, सिटी पैलेस, हवा महल, ऐसी जो मॉन्यूमेंट्स है वो काफी फेमस है और पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। जैसे पूरे राजस्थान के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो वर्ल्ड में प्रचलित तो है ही, तो राजस्थान के हवा महल और सिटी पैलेस भी काफी फेमस है। 150 से अधिक शहरों के 24,000 से अधिक जो निवासी है ना, उनकी ओपिनियन के आधार पर यह सर्वे किया गया था। इसमें एक देश से केवल एक ही शहर को या सिटी को शामिल किया गया। तो इंडिया की एक सिटी है, वो कौन सी है? जयपुर। पहले नंबर पर लंदन यूके, सेकंड पर फ्रांस का पेरिस और थर्ड पर है यूएसए का न्यूयॉर्क शहर। टाइम आउट रैंकिंग, ठीक है, ये पता चल गया किसके आधार पर जारी की जाती है, किन चीजों को इसमें कंसीडर किया जाता है, किन चीजों के इंडिकेटर्स के आधार पर इसको मापा जाता है और किसी भी शहर को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये इजीली यहां पर क्लियर हो जाता है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ प्रोजेक्ट किस राज्य के तट पर लॉन्च किया गया है? अच्छा, है क्या 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ प्रोजेक्ट? इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट। पहले तो यह समझे कि 3D प्रिंटेड क्या होता है। देखिए क्या होता है, कोई भी चीज अगर 3D प्रिंटेड बनाई जाती है ना, तो एक वर्कशॉप में उसको 3D प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से बनाया जाता है और फिर किसी भी स्थान पर ले जाकर उसे असेंबल किया जाता है और वहां पर स्थापित किया जाता है। तो अलग अलग पार्ट जो होते हैं ना, वो 3D प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से बनाए जाते हैं। अब कोरल रीफ आप सभी जानते हैं, है ना, समुद्र में मूंगे की चट्टानें होती हैं, कोरल होते हैं, यहां पर उनकी बात हो रही है। लेकिन ये कोरल नेचुरल नहीं है, ये है आर्टिफिशियल, मतलब मैन मेड, हमारे द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए गए। तो ये है इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट और इसे स्थापित किया गया है तमिलनाडु राज्य के तटों पर। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यह है रीफ, ऐसी संरचनाएं आपने समुद्र में देखी होगी, लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये आर्टिफिशियल है। इसे समुद्र के अंदर ये नेचुरल जो जीव होते हैं उनके द्वारा नहीं बने, ये आर्टिफिशियली डिजाइन किया गया है ताकि जो मरीन इकोसिस्टम है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। इसका भी एक उद्देश्य है। तो तमिलनाडु के जो रामनाथनपुरम कोस्टल एरिया है, तमिलनाडु का कोई कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, वहां पर 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल्स को समुद्र में स्थापित किया गया है। IIT मद्रास और काफी सारे जो टेक स्टार्टअप हैं, अलग अलग कंपनीज है, उन्होंने मिलकर इसको विकसित किया है। उद्देश्य मरीन हैबिटेट रिस्टोरेशन, मतलब जो मरीन इकोसिस्टम है उसे प्रोटेक्ट करना, फिश स्टॉक में वृद्धि करना और बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा देना। क्योंकि देखिए जो नेचुरल है ना वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो ऐसे केस में हम हमारे जो कोरल रीफ है उनको प्रोटेक्ट कर पाए, उसमें जो जीव निवास करते हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाए, इसीलिए पर्टिकुलर इस बार आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट लाया गया और तमिलनाडु में इसे स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के फेज 2 के तहत इसे लागू किया जा रहा है और तमिलनाडु के तटों पर स्थापित किया जा रहा है। हर मॉड्यूल जो बनाया जाएगा उसका वजन होगा 1 टन और इसमें लोहे का यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि लोहा नॉर्मली पानी में या समुद्र के पानी में जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा, तो इसलिए आयरन का यूज इसमें नहीं किया जा रहा है और पूरी तरीके से नेचुरल रूप से कोरल्स और अलग अलग चीजों की मदद से इसको विकसित किया गया है।
आर्टिफिशियल रीफ आप समझ गए होंगे, मानव निर्मित आर्टिफिशियल रीफ है ये। समुद्र में इनको स्थापित किया जाएगा ताकि समुद्री जीवों की जो सुरक्षित आवास है, जो इकोसिस्टम है, उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके और जो मछलियां हैं उनकी आबादी को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये जिस स्कीम के तहत किया गया है ना, ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फेज 2। पहली बार ये जो स्कीम है 2022 में लॉन्च की गई थी। देश में ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति के माध्यम से जो मत्स्य पालन है, जो सेक्टर है फिशरीज सेक्टर, इसका विकास करना, यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो यहां पर नॉर्मली मरीन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, ये सारे काम इसके तहत किए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इसकी नोडल मिनिस्ट्री है और इसी के अंतर्गत ये योजना देश में लागू है। समझ में आया? इजी था क्वेश्चन, आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक हासिल की है? इंटरेस्टिंग इंडेक्स है ये, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 का ये इंडेक्स है, ये 2026 में आया। ये जो इंडेक्स है ना, एक साल आगे ही चलता है। तो 2027 का जो इंडेक्स है ये रिसेंटली 2026 में जारी किया गया। अब समझते हैं कि इंडेक्स में किसको मापा जाता है। देखिए इंडेक्स का नाम क्या है, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स। इसमें यह देखा जाता है कि किस देश के जो लोग हैं वो इस तरीके से एजुकेट हैं या फिर इस तरीके से उनमें स्किल डेवलप हो रही है कि वो आने वाले भविष्य में जो जॉब्स होती है उनको करने के लिए उनमें पूरी योग्यता हो। मतलब फ्यूचरिस्टिक उनमें स्किल डेवलप हो पा रही है कि नहीं, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। नाम क्या है? क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर्स स्किल्स इंडेक्स 2027। इस इंडेक्स में इंडिया को 13वीं रैंक पर रखा गया है। कौन सी रैंक है? 13। ठीक है, तो काफी सारे इंडिकेटर्स होते हैं इसमें भी अलग अलग, सारे इंडिकेटर्स की हम बात नहीं करेंगे, उनमें भी इंडिविजुअल रैंक दी जाती है, लेकिन यहां पर ओवरऑल से ही हमको क्वेश्चन आएगा तो हम ओवरऑल रैंक की ही बात करेंगे। क्या है ये क्यूएस? यहां पर जो क्यूएस है ना वो क्वार्क-रेली साइमंड्स के नाम से जाना जाता है और इसकी जो रिपोर्ट है वो है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027। इसमें ग्लोबल लेवल पर इंडिया को 13th रैंक पर रखा गया है। स्कोर आप छोड़ सकते हैं पर रैंक याद रखिएगा क्योंकि हर एग्जाम में रैंक ही पूछी जाती है। इंडेक्स बताता है कि किसी देश की एजुकेशन सिस्टम जो है, वर्क फोर्स जो है, काम करने वाले जो लोग हैं, है ना, एक नॉर्मली युवा 18 से लेकर 50 साल के बीच में जो वर्क फोर्स है, स्किल डेवलपमेंट और इकोनॉमी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से कितनी तैयार है। लोगों में स्किल, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो भविष्य में जॉब ग्रैब करने लायक पढ़ा पा रहा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स में दक्षिण एशिया का एकमात्र देश इंडिया है जो इंडेक्स में टॉप 15 में आया है और कोई भी साउथ एशिया से कोई भी देश नहीं है जो कि टॉप 15 में, केवल इंडिया है। भारत का सबसे जो बेस्ट परफॉर्मेंस है ना वो फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में। मैंने आपको बताया था कि हर कैटेगरी में भी अलग अलग रैंक दी जाती है, तो फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी होती है एक जिसमें कि भाई जो वर्क क्षेत्र में फ्यूचर कितना ज्यादा ब्राइट है इंडियंस का, उस आधार पर इसको तैयार किया जाता है और इसमें पर्टिकुलर इंडिया को 5th रैंक पर रखा गया है। ओवरऑल रैंक पूछी जाएगी तो इंडिया है 13th रैंक पर। ओके, सबसे पहले नंबर पर इस इंडेक्स में आता है यूएसए, सेकंड पर आता है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पर आता है यूनाइटेड किंगडम। क्वार्क-रेली साइमंड्स, इसकी बात करें तो एक ब्रिटिश कंपनी है। नॉर्मली ये जो कंपनी है ग्लोबल लेवल पर हायर एजुकेशन को एनालिसिस करती है, यही इसका काम है। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, यूके के लंदन में, और यही जो रिपोर्ट जारी करती है वो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 है। इंडिया की ग्लोबल रैंक क्या है? इंडिया की ग्लोबल रैंक है 13। डन। आप सभी को ऑफर ऑफ द डे यहां पर बता देता हूं, आप सभी इंग्लिश के वोकेब क्लास को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए जो पर्टिकुलर कोर्स है ना, स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए ये आपको काफी हेल्प करेगा।
वैसे हर वनडे एग्जाम जहां पर भी इंग्लिश से क्वेश्चन आते, आपकी वोकैब तैयार करने में 5000 से ज्यादा वोकैब आपकी यहां पर तैयार हो जाएगी। वीडियो सॉल्यूशन आपको यहां पर दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ डिटेल्ड ई बुक भी आपको मिल जाएगी सारी वोकैब की। ठीक है, तो इसे ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप इससे अवेल कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है, इस पर आप कॉल कर लीजिए। हर साल नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, इस डे को नॉर्मली शॉर्ट में वर्ल्ड ड्रग डे के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, या फिर नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ इंटरनेशनल डे, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और यह दिवस हर साल मनाया जाता है 26 जून को। कब मनाया जाता है? 26 जून। ठीक है, तो 26 जून को हर साल यह डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ड्रग डे के रूप में भी इसे जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1987 में सबसे पहली बार इस डे को मान्यता दी गई थी। हालांकि ये अगले साल से मनाया जाना शुरू किया गया 1988 से। 1988 से यह हर साल मनाया जा रहा है। हर साल 26 जून को यह मनाया जाता है। जो ड्रग्स होते हैं, इलीगल ड्रग्स की जो तस्करी होती है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, है ना। जो मादक द्रव्य, उनके खिलाफ लोगों को अवेयर करना, उनके मतलब ह्यूमन बॉडी पर उनका क्या जो प्रभाव पड़ता है नेगेटिव, उनके बारे में लोगों को अवेयर करना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो पूरे वर्ल्ड में लोगों के मध्य में अवेयरनेस लाना विश्व मादक द्रव्य निषेध दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। एक ही नाम है वो, वर्ल्ड ड्रग डे बोल लो, विश्व मादक द्रव्य निषेध दिवस बोल लो, या फिर इसको नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस बोल लो, ये सब एक ही है। कब मनाया जाता है? 26 जून को। ठीक है, 2026 में वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम, परसिस्टिंग इश्यूज, न्यू चैलेंजेस, इनोवेटिव रिस्पॉन्सेस, ये थीम रखी गई है इस डे की 2026 में। ठीक है, अगर संस्था, एक संस्था जिसने इसको पहली बार अनाउंस किया था या फिर हर साल जो इसको आयोजित करती है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के नाम से जानी जाती है। यह संस्था एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, जो कि ड्रग की इलीगल तस्करी को रोकने के लिए काम करती है। इस संस्था की स्थापना 1997 में की गई और ऑस्ट्रिया के वीना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। 26 जून को हर साल या इसी डे पर या फिर इसके आसपास भी ये जो संस्था है ना, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट भी जारी करती है। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट है, इनको याद रखिएगा, थीम याद रखिएगा। और डे कब मनाया जाता है? तो ये 26 जून को मनाया जाता है। आगे आ जाइए। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित होने वाले सबसे युवा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो अपर हाउस होता है ना, उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है और इसके द्वारा ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया है। सबसे युवा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन को यह अवार्ड दिया गया है। नॉर्मली अवार्ड जो है ना, ये यूके के अलग अलग एनजीओस और ऑर्गेनाइजेशन मिलकर देते हैं, पर जब देने की बात आती है तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है ना, ये देता है, जो भी विनर होता है उसको यह अवार्ड। तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है हर्षवर्धन। इनको लंदन में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि यूके पार्लियामेंट का ऊपरी सदन है, उसके द्वारा यह अवार्ड हर्षवर्धन को दिया गया। विकसित भारत 2047 के विजन में उनका जो योगदान है बिहार क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, इस कारण इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सितंबर 2025 में लास्ट ईयर ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के इतिहास में सबसे युवा प्रेसिडेंट हैं हर्षवर्धन। अवार्ड ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड एक इंटरनेशनल सम्मान है, अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने भी योगदान दिया है, पूरे वर्ल्ड में से किसी भी व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल पीस को बढ़ावा देने के लिए, डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, न्याय को बढ़ावा देने के लिए, तो इसे किसी भी व्यक्ति को वर्ल्ड में चुना जाता है और उसे यह अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार एक इंडियन को मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विनर कौन है? हर्षवर्धन, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं।
उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत कौन सा राज्य भारत का 6th पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? एक योजना है जिसका नाम है उल्लास, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसके तहत भारत का फुल्ली लिटरेट 6ठा राज्य बना है और यह है उत्तराखंड राज्य। अगर हम उल्लास स्कीम की बात करते हैं तो कैजुअली इसको देख लेते हैं। 15 साल से ऊपर के ऐसे लोग जो कि कभी स्कूल नहीं गए, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, उनमें लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और किसी भी राज्य में अगर 95% से ऊपर, 15 साल के ऊपर के जो 95% से ऊपर अगर लोग लिटरेट हो जाते हैं, बेसिक एजुकेशन वो प्राप्त कर लेते हैं इस योजना के तहत, तो फिर उन्हें उस राज्य को फुली लिटरेट घोषित किया जाता है। तो इस तरीके से ये 6ठा फुली लिटरेट स्टेट बनाए। यूनियन टेरिटरी को अगर हम इंक्लूड करें तो फिर ये 8वां फुल्ली लिटरेट स्टेट और यूनियन टेरिटरी बना है। लेकिन केवल स्टेट की बात हो तो ये 6ठे नंबर पर है, क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरी भी हैं जो कि फुल्ली लिटरेट हैं उल्लास स्कीम के तहत। तो उत्तराखंड ने 98.7% लिटरेसी रेट को प्राप्त कर लिया और इस अचीवमेंट के साथ उत्तराखंड देश का 6th फुल्ली लिटरेट स्टेट बना है उल्लास स्कीम के तहत। सबसे पहली बार इस स्कीम के तहत जो पहला लिटरेट स्टेट था वो है मिजोरम। फिर मिजोरम के बाद गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम ये भी पूर्ण साक्षर घोषित किए जा चुके हैं। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में लद्दाख इस योजना के तहत पहला पूर्ण साक्षर यूनियन टेरिटरी थी और इसके अलावा दूसरी है चंडीगढ़ जो कि फुल्ली लिटरेट उल्लास स्कीम के तहत घोषित की जा चुकी है। तो अगर हम फुल स्टेट की बात करते हैं, पूर्ण राज्य की बात करते हैं, तो 6ठे नंबर पर आएगा उत्तराखंड और अगर यूटी को एड ऑन कर लेते हैं तो फिर 8वें नंबर पर आ जाएगा उत्तराखंड। उल्लास स्कीम इंडियन गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसे लॉन्च किया गया था 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको बताया 15 साल से अधिक उम्र के लोगों में जो बोल सकते हैं अनएजुकेटेड जो लोग हैं उन्हें एजुकेशन देना, प्राइमरी बेसिक एजुकेशन देना, उसमें अलग अलग तरीके की हो सकती है, बेसिक लिटरेसी हो सकती है, डिजिटल लिटरेसी हो सकती है, इन्हें प्रदान करना और उन्हें लिटरेट बनाना उल्लास स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। 2022 में इसे लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का नया ग्लोबल सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? व्हाट्सएप इसका नया ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है एक इंडियन को जिनका नाम है कुणाल शाह। ओके, एक ग्लोबल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो कि मेटा का है, जो कि फेसबुक की है एक नया नाम है, तो मेटा कंपनी का है व्हाट्सएप। इनका नया ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है इंडियन फिनटेक स्टार्टअप क्रेड, इनके फाउंडर है कुणाल शाह। ठीक है, अगर हम क्रेड की बात करें ना तो एक फिनटेक कंपनी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में काम करती है, जैसे पेटीएम वगैरह काम करते हैं ना, यूपीआई वगैरह, वैसे ये काम करती है। तो इंडियन फिनटेक स्टार्टअप है क्रेड, इसके फाउंडर है कुणाल शाह। इनको मेटा ने व्हाट्सएप का नया ग्लोबल सीईओ बनाया है। इनके पहले अभी तक विल कैथकार्ट ये सीईओ के पद पर थे व्हाट्सएप के, और अब एक इंडियन है। तो पहले इंडियन बने हैं कुणाल शाह जो कि ग्लोबल लेवल पर अब व्हाट्सएप को लीड करने वाले ग्लोबल सीईओ। व्हाट्सएप के पूरे वर्ल्ड में वर्तमान में 3 बिलियन से अधिक और भारत में 500 मिलियन से अधिक एक्टिव यूजर देखने को मिलते हैं। और अगर हम व्हाट्सएप का हेडक्वार्टर देखें तो कैलिफोर्निया में देखने को मिलता है, क्योंकि मेटा का हेडक्वार्टर यहां पर है। तो मेनलो पार्क है कैलिफोर्निया में, यहीं पर व्हाट्सएप का भी हेडक्वार्टर है। कुणाल शाह की जगह अगर हम क्रेड की बात करें तो इसके नए जो हेड हैं वो बनेंगे मितेन संपत। ये क्योंकि अब ये ग्लोबल सीईओ बने हैं व्हाट्सएप के, तो इनका जो पद खाली हुआ है क्रेड कंपनी में उसके प्रमुख या हेड के रूप में काम करेंगे मितेन संपत। ठीक है, तो क्रेड एक भारतीय फिनटेक प्लेटफॉर्म है। स्थापना इसकी 2018 में कुणाल शाह ने ही की थी और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में कर्नाटका के बेंगलुरु में देखने को मिलता है। व्हाट्सएप की शुरुआत 2009 में हुई थी, ठीक है ना। आगे चलकर मेटा ने इसको एक्वायर किया था 2014 में, इसे मेटा या फेसबुक ने खरीद लिया था।
मेटा प्लेटफॉर्म, इसके सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग, फेसबुक के मालिक हैं, और इसका भी हेडक्वार्टर यूएसए के कैलिफोर्निया में देखने को मिलता है। चर्चा में रही दिशा 2.0 योजना किस मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है? दिशा 2.0 या 2.0 ये जो एक स्कीम है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का एक इनिशिएटिव या स्कीम है जिसे नाम दिया गया है दिशा 2.0। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल। इन्होंने दिशा 2.0 एक योजना या स्कीम को लॉन्च किया है, मंजूरी दी है। उद्देश्य है कि भारत में जो न्याय व्यवस्था है ना उसको और ज्यादा एक्सेसिबल बनाना, सभी तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित की जा सके, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबको इक्वल ट्रीट किया जा सके, ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके इंडिया की न्याय व्यवस्था को, और टेक इनेबल बनाया जा सके, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके जो पेंडिंग केसेस पड़े हैं उनको भी निपटाया जा सके और हर नागरिक को एक्सेसिबल जस्टिस मिल पाए। यह उद्देश्य दिशा 2.0 स्कीम को लॉन्च किए जाने का। तो योजना जो है ना ई कोर्ट, डिजिटल जुडिशियल सर्विसेज और अलग अलग जगह पर मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देकर न्याय तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करेगी। 1 अप्रैल 2026 को यह लागू की जा चुकी है और 31 मार्च 2031 तक यह लागू रहेगी देश में। तो इसके अलग अलग फेज होंगे, स्टेज होंगे। अभी दिशा 2.0 को लॉन्च किया गया है। योजना के लिए 255 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है 2031 तक के लिए। उद्देश्य आपको बता ही चुका हूं, जो हमारी जुडिशियरी उसको और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना, हर व्यक्ति को न्याय मिल सके, यह दिशा 2.0 स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। हर व्यक्ति को आसानी से न्याय मिल पाए ताकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 39A है, उसको लागू किया जा सके। अगर हम इन आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 14 ये राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का अधिकार है, तो न्याय भी उसमें से एक अधिकार है। आर्टिकल 39A सभी को निःशुल्क न्याय दिया जाना चाहिए, मतलब अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो ऐसा ना हो कि वो न्याय से वंचित रह जाए, तो हर व्यक्ति को न्याय मिल पाए, यही दिशा 2.0 का मुख्य उद्देश्य है। आखिरी क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए भारत के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का नाम क्या है? देखिए, होवरक्राफ्ट क्या होता है, थोड़ा समुद्र में नॉर्मली जैसे शिप होती है ना, शिप या बोट ऐसी दिखाई देती है, लेकिन नीचे है ना इसका जो बेस होता है ना वो बलून जैसा होता है। तो इसमें क्या एयर होती है, ये नॉर्मली जो पानी के अंदर ये रेत या जो सरफेस होता है पानी के अंदर, जो बोल सकते हैं हम नीचे का हिस्सा होता है, उससे थोड़ा सा उठ के चलता है, जिससे इसकी रफ्तार ज्यादा होती है। आपने मूवीज में देखा होगा, ये नीचे बलून जैसा होता है और उसमें एयर होती है, इसे कहा जाता है होवरक्राफ्ट। अब हुआ यह है कि भारतीय तटरक्षक बल जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, उसे पहली बार स्वदेशी रूप से निर्मित एक होवरक्राफ्ट मिला है, शामिल किया गया है भारतीय तटरक्षक बल के लिए, और इसे नाम दिया गया है H561। ठीक है, H561 इसका नाम है। ये एक होवरक्राफ्ट है जो कि इंडियन कोस्टल गार्ड को के बेड़े में शामिल किया गया, पहला स्वदेशी रूप से निर्मित एयर व्हीकल बोल सकते हैं हम इसको एक तरीके से, जो कि क्योंकि देखिए हवा नीचे, अगर उसका बेस देखेंगे ना हम, तो नीचे की तरफ इसमें हवा ही देखने को मिलेगी। तो इसका होवरक्राफ्ट के नाम से ही इसको पूरे वर्ल्ड में पुकारा जाता है, तो होवरक्राफ्ट याद रखो, और इसको नाम दिया गया है H561। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एयर कुशन व्हीकल भी इसे कहा जाता है, एयर कुशन, क्योंकि नीचे कुशन या जैसे हम देखते हैं ना तकिए जैसा, वैसा इसका फॉर्म देखने को मिलता है, तो एयर कुशन व्हीकल भी इसे कहा जाता है। इसे गोवा स्थित चौगिल शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया एक शिपयार्ड है, जो कि शिप का निर्माण करने वाली कंपनी है। और ये जो है ना 6 स्वदेशी ऐसे मिलने वाले हैं, स्वदेशी होवरक्राफ्ट हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड को मिलने वाले। इस श्रृंखला में ये पहला है। टोटल योजना की लागत है 387 करोड़ रुपए, और 6 में से पहला इंडियन कोस्टल गार्ड को दिया जा चुका है। टॉप स्पीड 45 नॉट्स की है इसकी, एक बार में 9 घंटे तक लगातार यह ऑपरेशन कर सकता है पानी के अंदर। क्षमता 42 क्रू मेंबर्स को ले जा सकता है और 8 टन का पेलोड भी कैरी कर सकता है।
नॉर्मली होवरक्राफ्ट समझ में आ गया, ऐसा वाहन जो पानी, दलदल या बर्फ और रेतीले किनारों पर चल सकता है, लेकिन जमीन को सीधे छूकर नहीं चलता। हवा की मोटी परत होती है जिससे इसकी स्पीड सामान्य जो दूसरे ऐसे वाहन होते हैं उनसे ज्यादा होती है। मतलब जो फ्रिक्शन है वो कम होता है क्योंकि घर्षण नहीं हो पाता, तो स्पीड इसकी आम जो शिप होते हैं, क्राफ्ट होते हैं, उनसे ज्यादा तेज होती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। यहां पर हमने 25 जून के करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया। लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। खुरासानी इमली को जीआई टैग दिया गया, ये कहां की है? मध्य प्रदेश राज्य की। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन कौन सा बना है? तो यह बना है इंडिया। इंटरनेशनल ओलंपिक डे हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 23 जून को। किस दक्षिण अमेरिकी देश ने लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण जून 2026 में आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो यह कौन है इनमें से जिसने आपातकाल की स्थिति घोषित की है? बोलीविया। वर्ल्ड बैंक ने जल संरक्षण के लिए किस राज्य को 4000 करोड़ के ऋण की मंजूरी दी है? तो यह हो जाएगा जिसने 4000 करोड़ का ऋण दिया है, हरियाणा राज्य को। हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ की वित्तीय सहायता किस योजना के तहत स्वीकृत की गई? पीएम जीवन योजना। किस देश में महर्षि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? स्कॉटलैंड। सेकेंड एशियन रिले चैंपियनशिप 2026 में भारत ने महिलाओं की 4x100 मीटर रिले स्पर्धा में कौन सा मेडल हासिल किया? तो यह है गोल्ड मेडल। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल लियोनेल मेसी ने करे हैं और हर साल खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है भारत के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। यह हो गए कल के करंट अफेयर रिवाइज। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 छत्तीसगढ़ में आयोजित हुए थे, ये है ना। इसमें कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है मेडल टेली में। रोगाली बिहू, अगर बिहू से नाम आ जाए तो समझ जाना ये असम राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग घोषित किया? तो यह है तेलंगाना राज्य। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। 2026-27 के सीजन के लिए केंद्र सरकार ने कितनी खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है? सागर में सम्मान पहल किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई और G7 समिट 2025 में कहां आयोजित की गई थी? तीनों क्वेश्चन को कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।